हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए अपने जीएस कंटेंट के वीडियो के साथ। तो आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, यानी भारत में कितने प्रकार की मिट्टी है और कहाँ कहाँ पे वो एक्सप्लिसिटली पाई जाती है। अगर हम बात करें सॉइल की, तो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। हर तरह के पेपर में हमें कहीं ना कहीं इस तरह के सवाल मिलते ही हैं कि जैसे कि मान लेते हैं ब्लैक सॉइल के मेन क्रॉप्स कौन से हैं, मेजर क्रॉप्स क्या हैं, इसके 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि रेड सॉइल का जो मेन कंपोनेंट, इसका लोकेशन है वो कहाँ देखा जाता है भारत में, या किसी भी प्रकार की सॉइल में, किसी भी प्रकार की मिट्टी में कौन सा न्यूट्रिशन का क्वेश्चन जो है वो रिच होता है। तो इस तरह के इन डेप्थ क्वेश्चंस का पूरा निवारण लेके आए हैं आज हम थ्योरेटिकली बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया की, जिसमें हम कोई भी डिटेल जो है विदाउट एक्सप्लेनेशन लेफ्ट नहीं करेंगे। तो एक गुजारिश है आपसे कि आप वीडियो को विदाउट स्किपिंग पूरा देखें और साथ बनाए रखें, क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है तो बिना वक्त ज़ाया करें हम सीधे कंटेंट की तरफ चलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि सॉइल होती क्या है, वो बनती कैसे है और क्या क्या कंपोनेंट्स से मिलके उसका जो है फॉर्मेशन होता है। तो बात करते हैं, सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट सपोर्ट ट्रीज, ग्रासेस एटसेट्रा एंड इट्स अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो हमें ये तो पता है कि सॉइल एक ऐसा वैल्यूएबल रिसोर्स है हमारे नेचर का जो कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं होगा। हालांकि अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे, उसे पोल्यूशन से नहीं बचाएंगे, तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी, खराब हो जाएगी और क्रॉप्स उस पर नहीं उग पाएंगे, जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली और हेल्थ वाइज भी हमें अफेक्ट करेगा। The soils are diverse natural system and a dynamic component of the substance of mankind. Soil lies at the interface between earth, air, water and life. Soil is often regarded as the critical ecosystem service provider upon which life majorly depends. तो ये तो हमने बहुत ही बेसिक एक लैंग्वेज में आपको समझाया कि मिट्टी का जो यूजेज है वो कितना ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं जैसे अभी मैंने बात की कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज आप कैसे भी देखें तो अगर मिट्टी कहीं से भी खराब हो रही, या अगर उसकी जो न्यूट्रिशन कोशेंट है वो डाउन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे इकोसिस्टम को अफेक्ट करती है इन एवरी फील्ड। बात करते हैं आगे। तो सॉइल इन इंडिया, क्योंकि सॉइल तो कई तरीके की होती है, प्रकार तो बहुत तरह के होते हैं मिट्टी के, लेकिन मुख्यतः यानी मेन तरीके से अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी का जो है प्रचलन है, कौन सी क्रॉप उस पर उगाई जाती है। तो बात करते हैं, द सॉइल इन विच वी डिपेंड सो मच फॉर अ डे टू डे नीड हैज इवॉल्व्ड ओवर 1000 ऑफ ईयर्स। तो ये जो मिट्टी आज हम अपने सामने देखते हैं, इसको हजारों साल लगे हैं इस फॉर्म में बनने के लिए। ऐसा आज जो दिखती है हमें, इसे ऐसे बनने के लिए हजारों साल लगे हैं। The various agents of weathering and gradation. वेदरिंग और ग्रेडेशन को हाईलाइट करने का एक मुख्य वजह है। वेदरिंग की बात करें तो जो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े चट्टान और पत्थर होते हैं, ड्यू टू वेदर फिनोमिना, यानी आप बात करें विंड्स की, रेन की, अर्थक्वेक्स की, तो इस तरह के जो वेदर फिनोमिना होते हैं, डिजास्टर्स होते हैं, इसमें जो ये बड़ी बड़े पत्थर और चट्टाने टूट के धीरे धीरे टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स और फिर वो भुरभुरी फॉर्म में यानी मिट्टी के फॉर्म में बन जाती है। इसको हम कहते हैं, दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज वेदरिंग। और ग्रेडेशन की किस तरीके से वो ग्रेडेट होती है, वो इरिगेशन रिच बनाई जाती है, न्यूट्रिएंट रिच बनती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड अर्थवर्म्स। इस तरीके से इन दोनों प्रोसीजर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सॉइल के रिच न्यूट्रिशन कोशेंट को रिच बनाने के लिए। दिस हैव एक्टेड अपॉन द पेरेंट रॉक मटेरियल टू प्रोड्यूस अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। द इम्प्रूव्ड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल्स आर अमंग द ग्रेट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज वी फेस इन द 21st सेंचुरी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि जिस मिट्टी को बनने में हजारों साल लगे हैं, वो जिस फॉर्म में आज हमारे सामने है, जिसे हम देख सकते हैं, उस मिट्टी को वैसे बनने में कितने साल लग गए। लेकिन अगर हम पोल्यूशन से आज उसे ऐसे नहीं बचाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सॉइल है आगे चल के ये थिन लेयर में बदल जाएगी, बहुत ही पतली लेयर बचेगी, जिससे कहीं ना कहीं हर तरह से ये हमें इफेक्ट करने वाला है। तो बात करते हैं, सॉइल इज अ मटेरियल कंपोज्ड ऑफ 5 इंग्रेडिएंट्स। इसके मुख्यतः जो 5 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे मिलकर ये बनती है, आइए वो जानते हैं। मिनरल, सॉइल ऑर्गेनिक मटेरियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, गैस एंड वाटर। तो हम बात करें कि ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, गैस, वाटर और मिनरल, इन सब से मिलके जो है मिट्टी का जो है फॉर्मेशन होता है। सॉइल मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 साइज क्लासेस। अगर हम बात करें कि मिट्टी में कौन से मिनरल्स मिलके उसको बनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। क्ले, सिल्ट और सैंड, यानी मिट्टी, बालू और रेत, ये तीनों मिलके जो है बनाते हैं
प्रॉपर एक सॉइल कंपोनेंट। दी परसेंटेज ऑफ पार्टिकल इन दी साइज क्लासेस आर कॉल्ड सॉइल टेक्सचर। अगर इन तीनों के मिक्सचर की बात करें तो इसको हम कहते हैं अगर एक टर्म वाइज बात करें तो उसको हम कहते हैं सॉइल texture. In other words, soil is the mixture of rock debris and organic material which developed on the earth's surface. और ये पूरा जो formation of soil है that took approximately 1000 or more years, ये हमारी आंखों के सामने यानी ये पूरा अर्थ सरफेस पे ही होता आया है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें इसका जो ये नेचुरल स्टेट है जिसमें ये फॉर्मेशन होता है इसे बनाए रखना है, पोल्यूशन से बचाए रखना है। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने बात करी कि सॉइल होती क्या है और भारत में किस तरह की सॉइल पाई जाती है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले ये जानेंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल को बनाने में मदद करते हैं या अगर वो खराब हो रही है तो उसमें उनका हाथ होता है। आइए जानते हैं। तो पहली बात करें कि फॉर्मेशन यानी जब मिट्टी को बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो कौन से फैक्टर्स हैं जो काम आते हैं। रिलीफ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो अभी जैसे हमने बात करी कि किस तरह के रिलीफ फीचर का यहाँ पे अर्थ है, तात्पर्य ये है कि प्लेन एरिया में है या आप कह सकते हैं कि पहाड़ी एरिया में, हिली एरिया में, किस तरह के एरिया में किस तरह की मिट्टी का फॉर्मेशन हो रहा है उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। पेरेंट मटेरियल की बात करें तो किस तरह का ऑर्गेनिक मैटर उसको प्रोवाइड हुआ है जिससे अपने नेचुरल स्टेट में जो सॉइल है वो अपना फॉर्मेशन करे। और क्लाइमेट की बात करें, वेदर की बात करें तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि जो एरिया है वो टुंड्रा टाइप ऑफ है, टेम्परेट टाइप ऑफ है, किस तरह का एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस तो नहीं है क्योंकि वहाँ की मिट्टी बिल्कुल अलग हो जाती है नॉर्मल प्लेन एरिया के सॉइल के बजाय। और अगर लास्ट फैक्टर की बात करें तो वेजिटेशन, वहाँ पे किस तरह का फूड हैबिट है, क्या कल्चर है वहाँ का, एंड अदर लाइफ फॉर्म्स, तो अदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ऑल, तो ये सब भी ये सारे बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लिसिटली देखें तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। आगे देखते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल। The components of soil are mineral particles, humus, water and air. ये मेन components हैं, इसी से आप कह सकते हैं इन्हीं के मिक्सचर से मिट्टी जो है वो अपने नेचुरल स्टेट में रहती है। Some soil are deficient in one or more of these, while there are some others which have varied combinations. तो हर तरह की मिट्टी में इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, जो परसेंटेज होता है यूसेज का, वो अलग होता है, डिफर करता है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल, जैसा कि मैंने आपको बताया। Soils are classified on the basis of their inherent characteristic and external feature such as texture, color, slope of land and moisture content in the soil. इन चारों फैक्टर्स की वजह से आप कह रहे टेक्सचर उसका किस तरह का है, वो किस रंग में दिखती है, किस जगह की वो मिट्टी है, किस तरह की रीजन की, और उसमें कितना ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट है, कितना पानी और गैस का मिक्सचर उसमें इन्वॉल्व है। इन सारे ही फैक्टर्स को देख के मिट्टी का जो है प्रकार जो है यानी इसको टाइप्स में, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में बांट दिया जाता है। Based on texture, main soil types were identified as sandy, clay, silty and loam, etc. On the basis of color, they were red, yellow and black. जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेक्सचर के वाइज अगर उसको फैक्टर वाइज उसको बांटा जाए तो सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, सिल्ट और लोम, इस तरह के सॉइल का जो है फॉर्मेशन होता है। और अगर हम उसे कलर वाइज बांटे तो लाल मिट्टी, येलो, ब्लैक, इस तरह की जो मिट्टी है इनका फॉर्मेशन सामने आता है। आगे बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल एंड होरिजन ऑफ सॉइल। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैं कैसे एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन आपको थ्योरेटिकली दे रही हूँ सॉइल कॉन्सेप्ट के, सॉइल थ्योरेटिकल टॉपिक के ऊपर, क्योंकि हर तरह की क्वेश्चन को आप जान नहीं पाएंगे कि किस तरह का क्वेश्चन किस लाइन से फॉर्म होकर आपके लिए आ जाएगा, और पेपर के समय में ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आप पेपर दे रहे होंगे तो वो कितना ज़्यादा एक रेलिवेंट एक रोल प्ले करेगा आपके नंबर्स को इंक्रीज करने के लिए। तो हर लाइन इंपॉर्टेंट होती है व्हेन वी आर रीडिंग एनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसीलिए मैं इस तरह के जो इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टॉपिक होते हैं इनका जो वीडियो है वो थ्योरेटिकली लेकर आती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी लाइन टू लाइन जो है अपना जो सपोर्ट है वो बनाए रखे होंगे और जानते चल रहे होंगे ऑल द नॉलेज विच आई कुड गिव फ्रॉम यू थ्रू दिस मीडियम ऑफ यूट्यूब एंड आवर चैनल, कि कैसे सॉइल का क्या रोल होता है और किस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में बन के आते हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की और हॉरिजन ऑफ सॉइल की। अ सॉइल हॉरिजन मेक्स अप अ डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल। एक प्रॉपर डिस्टिंक्ट लेयर को हम सॉइल हॉरिजन कहते हैं। The horizon runs through parallelly to the soil surface and has different properties and characteristics than the adjacent layers above and below. तो आप जब समझ रहे होंगे कि जैसे आपने किसी भी अर्थ सरफेस को देखा जिस पे मिट्टी है, उसके आप अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे, थोड़ा सा अगर आप उस चीज़ को उतने एरिया की खुदाई करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे की मिट्टी और नीचे जब आप जाएंगे तो वो बदलती जाती है। तो दीज बेसिक डिस्टिंक्ट ये जो लेयर्स होती हैं सॉइल की, इन्हें हम कहते हैं सॉइल हॉरिजन।
द सॉइल प्रोफाइल इज अ वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल दैट डिपिक्ट्स ऑल इट हॉरिजन्स, और इन सारी हॉरिजन्स का डिपिक्शन जो होता है अगर आप वर्टिकली देखें तो उसे हम कहते हैं soil profile. The soil profile extends from the soil surface to the parent rock material. यानी किस सतह से शुरुआत हुई और ऊपर हम कौन सी सतह देख रहे हैं मिट्टी की, इस पूरी वर्टिकल डिपिक्शन को हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल. अब हम बात करते हैं इसकी थ्रू अ डायग्राम. अगर आप देख सकते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ जिससे कि आप पूरा एक व्यू ले सके कि कैसे सॉइल फॉर्मेशन होता है. मैं कोशिश करती हूँ कि आपको ये डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ. तो जैसे कि आपने देखा कि जहाँ पे ऊपर अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ऊपर जहाँ पे पेड़ उगे हुए हैं, जहाँ पे ट्रीज की ग्रोथ है, उस पूरे ग्रीन एरिया की ये जो मिट्टी की लेयर होती है पर्टिकुलरली अर्थ सरफेस, इसको हम विजुअली देख सकते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि ऐसे हम अपनी नेकेड आइज से बाकी की लेयर्स को व्यू करें तो वो पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम थ्रू अ डायग्राम इसे एक्सप्लेन करेंगे. तो ट्रीज वाली जो हॉरिजन होती है उसे हम ओ हॉरिजन कहते हैं. नीचे आए तो जहां तक उन पेड़ों की जड़ पहुंचती है उस मिट्टी को ए हॉरिजन कहते हैं. उसके नीचे अगर आएंगे तो दैट लेयर पर्टिकुलरली इज कॉल्ड ई हॉरिजन. उसके नीचे भी अगर हम आएंगे तो आप देख रहे होंगे कि पत्थरों के छोटे छोटे, अगर आप देखें तो अब पत्थरों का जो साइज है, जो पेरेंट मटेरियल था वो थोड़ा सा बड़ा है, वहां पे बहुत ज्यादा भुरभुरी नहीं है टेक्सचर मिट्टी का, तो उसको हम कहते हैं बीटी हॉरिजन. और नीचे आएंगे तो दैट वुड बी सी हॉरिजन. और सबसे नीचे जाएंगे जहां से पेरेंट रॉक मटेरियल यानी जहां से जिस लेयर से सॉइल फॉर्मेशन की शुरुआत हुई उसे हम कहेंगे आर हॉरिजन. तो इस तरह से मैंने देखा, आपको बताया कि कैसे डायग्राम में एवरी लेयर, इस पूरी लेयर को हम कहेंगे ऑफ सॉइल को सॉइल प्रोफाइल कहेंगे और हर लेयर को हम कहेंगे सॉइल हॉरिजन. अब बात करते हैं इसको और एक्सप्लेन करेंगे इन डिटेल्स. तो ओ हॉरिजन में जो होता है हाई परसेंटेज ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है. हर लेयर में हर हॉरिजन की क्या विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसको जानते हैं. ए हॉरिजन की बात करें तो ये थोड़ा सा डार्क होती है इन कलर ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. यानी ऊपर ओ हॉरिजन से ज्यादा इसमें ज्यादा एक्यूमुलेशन या कलेक्शन होता है ऑर्गेनिक मैटर का. ई हॉरिजन की बात करें तो ये फॉर्म होती है थ्रू द रिमूवल ऑफ क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, आयरन, एल्यूमिनियम, एंड यूजली लाइट इन कलर ड्यू टू दीज रिमूवल्स. तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें एब्सेंट हो जाती हैं ऑर्गेनिक मैटर, और इस वजह से इसका जो टेक्सचर होता है, जो कलर होता है, वो लाइट होता है. बी हॉरिजन की बात करें तो ब्रॉड क्लास यूज फॉर सब सर्फेस हॉरिजन दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड substantially by a soil formation process such as color and structure development, the deposition of materials such as clay, organic matter, iron, aluminium, carbonates or gypsum. Carbonate of gypsum loss, brittleness and high density, or intense weathering leading to accumulation of weathering resistant material. तो ये जो बी हॉरिजन की भी हमने बात करी, हम आपको फिर से शो करते हैं. तो ये जो बी हॉरिजन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो है आप पेरेंट मटेरियल के बिग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं. तो ये जो पूरी डेवलपमेंट होती है, ये आप कह सकते हैं कि अगर टर्म वाइज बात करें तो यहीं से सॉइल फॉर्मेशन की पूरी शुरुआत होती है. और जैसे कि इसमें बताया कि इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो कलर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वो किस वजह से होता है, जैसे सच एज विद एज मटीरियल लाइक क्ले, ऑर्गेनिक मैटर, आयरन, एल्यूमिनियम, कार्बोनेट, जिप्सम, ये सारी ही चीज़ें जो है इसमें प्रेजेंट होती हैं. एंड ऑल्सो दिस बी हॉरिजन इज द ब्रॉडेस्ट horizon as known for the soil profile. आगे अगर बात करें सी हॉरिजन की, तो सी हॉरिजन इज अ मिनिमली अफेक्टेड और अनअफेक्टेड बाय सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस. ये एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ सॉइल, ऑल्दो एन इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज इसके होने ना होने से कुछ ज़्यादा खास जो फर्क है वो नहीं पड़ता है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसीजर में. मैं सी हॉराइजन की बात कर रही हूँ. आगे चले तो जो आर हॉराइजन होता है वो होता है बेड रॉक, यानी यहीं से फॉर्मेशन शुरू हुआ. तो लाइक दिस आई एक्सप्लेन यू फुल्ली द सॉइल प्रोफाइल एंड हाउ एवरी सॉइल हॉरिजन इज रिच इन इट्स पर्टिकुलर क्वेश्चन, और कैसे उसका फॉर्मेशन या उसका क्या प्रोसीजरल व्यू था वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया. आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ इंडियन सॉइल. तो क्योंकि इंडियन सॉइल का ये मेन टॉपिक है तो हमें पता होना चाहिए कि भारत में किस तरह के सॉइल का लोकेशन कहाँ होता है और कौन सी मेजर क्रॉप्स उगती हैं या उगाई जाती हैं, उसकी बात करते हैं. India is an agrarian country and soil in its prime resource.
It plays a vital role in the economy of India as our industries are mainly agro-based. About 65 to 70% of the total population of the country is dependent on agriculture. तो ये आप देख रहे हैं कि डेटा वाइज हम बहुत सारा फैक्ट्स और फिगर्स भी लेके आए हैं अपने वीडियो में, क्योंकि फैक्ट्स और फिगर्स कई बार आपसे सवाल इस तरह से बन के आ सकता है कि टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें अपने भारत की, तो हाउ मच टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। तो आप इसका जवाब जो है सही करेक्ट ऑप्शन में देंगे 65 से 70% की जो आम जनता है, जो नागरिक है भारत के, वो डिपेंड करते हैं ऑन एग्रीकल्चर यानी कृषि के ऊपर। इन इंडिया द सॉइल स्टडी इज कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूट, मेजर जो इंस्टीट्यूट हैं भारत के जो मिट्टी और उनके प्रकार के ऊपर पढ़ाई करते हैं, शोध करते हैं, उनके नाम जान लेते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड द लैंड यूज प्लानिंग एज एन इंस्टीट्यूट दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो ये दो इंस्टीट्यूट हैं इंपॉर्टेंट जो वर्क करते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR के तहत। On the basis of genesis, color, composition and location, the soils of India have been classified into several soil types. Major अगर types of बात करें soil की in India, तो that would be 6 type of soils found in India. 6 तरह की मेन मिट्टी है जो पाई जाती है भारत में। बात करते हैं alluvial soil, रेगर और ब्लैक soil, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। तो ये 6 तरीके के जो मेन सॉइल है, ये इनका जो लोकेशन है वो भारत में पाया जाता है। अब हम पर्टिकुलर हर एक सॉइल का टाइप जानेंगे और उसकी खासियत जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ABCD करके हमने डायग्रामेटिकली दिखाया है कि किस तरीके से ये 6 टाइप की सॉइल है और भारत में कहाँ कहाँ पे इनका लोकेशन है, वो भी आपको पूरा मैप में दिख रहा है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको बाद में आप व्यू कर सकते हैं। चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने पहले टाइप ऑफ सॉइल से, एल्यूवियल सॉइल से। Deposition of material by sea and river is called alluvium and the soil formed due to the deposition of alluvium is called alluvial soil. तो अगर हम बात करें कि समुद्र और नदियां जो अपने साथ सिल्ट कैरी करके लाती हैं, मिट्टी कैरी करके लाती हैं और डेल्टा में जाकर डिपॉजिट करती हैं, उस तरह के जो पूरा वो जो सिल्ट एंड सॉइल मिक्सचर होता है उसको हम कहते हैं एल्यूवियम, और इससे जो मिट्टी का फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। This type of soil is mainly found in the Indo-Ganga and Brahmaputra plain. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेल्टा रीजन में ये पाई जाती है, that is the whole northern plain and in some parts of the river basin in the south and some plateau region. ये इसका मेन लोकेशन है। This soil is also found in the deltas of Mahanadi, Godavari, Kaveri and Krishna. किसी भी इंपॉर्टेंट रिवर की आप बात करें भारत की, तो वहाँ के डेल्टा पे एल्यूवियल सॉइल आपको पाई जरूर जाएगी, वहाँ पे ये जरूर पाई जाएगी। Alluvial soil can be broadly categorized into 2 types. New alluvial soil जिसको खदर भी कहते हैं and old alluvial soil जिसको भांगार कहते हैं। तो इस तरीके से इसके दो टाइप्स होते हैं जिनके अलग अलग 2 नाम होते हैं। Both खदर एंड भांगार सॉइल्स कंटेन calcareous concentration जिसको हम कंकड़ कहते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा कि कंकड़ का जो यानी छोटे छोटे जो रॉक पीसेस होते हैं उसका क्वोशंट, उनका जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है एल्यूवियल सॉइल में। वजह भी है क्योंकि ये एल्यूवियम से बनती है, विच इज एक्चुअली द डिपॉजिट ऑफ silt and rock pieces which rivers and sea bring. तो बात करते हैं ओल्ड एल्यूवियल सॉइल आर फाउंड इन स्लाइटली एलिवेटेड एरियाज फार अवे फ्रॉम रिवर्स एंड आर क्लेई एंड स्टिकी, और जो न्यू एल्यूवियल सॉइल होती है दैट इज फाउंड इन द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर एंड इज मच फर्टाइल इन कंपैरिजन टू द ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। यानी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल में ये जो कंकड़ वाला जो क्वोशंट है, हमने भी बात करी कि जो कैल्शियस कंक्रीशंस होते हैं ये ज़्यादा होते हैं बजाय न्यू एल्यूवियल सॉइल में, और इसी वजह से न्यू एल्यूवियल सॉइल जो है वो ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है, फर्टाइल मानी जाती है। मेन क्रॉप्स की बात करें तो एल्यूवियल सॉइल इज सूटेबल फॉर द राबी एंड खरीफ क्रॉप्स जैसे कि सीरियल्स जो भी अनाज हैं, कॉटन है, ऑयल सीड्स हैं, शुगर केन है, इसके लिए alluvial soil is the best soil. These are the largest soil groups covering about 50 lakh square kilometer or about 46% of the total area. मतलब ये कितना बड़ा डेटा है और फिगर है अपने आप में कि अगर हम alluvial soil का बात करें और उसका कितना ज़्यादा लोकेशन पाया जाता है भारत में, तो लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या अगर आप रफली किसी परसेंटेज फिगर में बात करें तो लगभग 46% भारत का alluvial soil का लोकेशन है। तो इस तरह से हमने बात करी एल्यूवियल सॉइल के बारे में, पूरा एक एक डिटेल हमने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप पे जिसमें हम बात करेंगे रेगर और ब्लैक सॉइल के बारे में। तो रेगर और ब्लैक सॉइल का, रेगर जो सॉइल है वो उसका नाम ब्लैक सॉइल ही, उसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं।
These soils have developed extensively upon the lava plateaus of महाराष्ट्र। काले होने की इनकी एक वजह होती है क्योंकि महाराष्ट्र के जो वॉल्केनिक और जो लावा प्लेट्यूज होते हैं वहाँ से इनका इरप्शन होता है, तो जो लावा मटेरियल होता है इससे इनका फॉर्मेशन होता है, इस वजह से इनका जो रंग होता है वो काला होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, मलवा जो प्लेट्यू है, मलवा के पठार है, वहाँ पे इसका मेन लोकेशन है क्योंकि वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन द एंशिएंट पास्ट। These soils are very fertile, बहुत ज़्यादा fertile होती है and they contain a very high percentage of lime, iron and moderate amount of potash। तो potash अगर एक moderate amount में हो soil में तो that creates the soil and makes it much fertile। और अगर lime और iron की बात करें तो ये दोनों भी जो nutrient है ये बहुत ज़्यादा अगर soil में हो तो that makes the soil fertile in nature। इस वजह से black soil जो है this is considered as very fertile soil for any crop that is grown on it। The type of soil is especially suited for the cultivation of cotton and hence sometimes called black cotton soil। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर ग्रोथ अगर आप किसी क्रॉप की बात करें, किसी भी फसल की बात करें तो कॉटन जो है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है ब्लैक सॉइल पे, इसलिए कई बार ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है रेगर या ब्लैक सॉइल को। क्रॉप्स ग्रोन कॉटन, जवार, वीट, लिनसीड, ग्राम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी जो क्रॉप्स हैं मेनली ग्रो की जाती हैं ब्लैक सॉइल पे। और ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर, यानी इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती है। अब चलते हैं अगले सॉइल पे, रेड सॉइल की बात करते हैं। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन ग्रेनाइट एंड ग्नीजेस रॉक अंडर लो रेनफॉल कंडीशंस। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे बारिश कम होती है और वहाँ के ग्रेनाइट की जो चट्टानें या पत्थर पाए जाते हैं उनके फॉर्मेशन से, उनके वेदरिंग के फॉर्मेशन से, प्रोसीजर से रेड सॉइल का जो है निर्माण होता है ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। दीज सॉइल आर रेड इन कलर ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। और इसका रेड कलर जो मेन वजह है, आपसे सवाल पूछा जा सकता है किसी भी पेपर में कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड रेड सॉइल बीइंग रेड इन कलर, तो दैट इज ड्यू टू द हाई कंसेंट्रेशन यानी हाई अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज सॉइल आर फ्राइबल and medium fertile and they are found mainly in almost whole of Tamil Nadu, southeastern Karnataka, northeastern and southeastern Madhya Pradesh, Jharkhand, major part of Orissa and hills of plateaus in northeast India। तो ये इनका लोकेशन जहाँ पे रेड सॉइल मेनली पाई जाती है। These soil are deficient in ये सॉइल जो रेड सॉइल होती है इसमें फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजनस मटेरियल जो है कम होता है। क्रॉप्स की बात करें कि कौन सी मेन फसल उगाई जाती है लाल मिट्टी पे, तो दैट इज वीट, राइस, मिलेट्स और पल्सेस यानी दालें। तो इस तरह से हमने बात करी रेड सॉइल की। 3 मेन टाइप्स सॉइल की हम बात कर चुके हैं जो भारत में पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं चौथी मेन सॉइल पे जिसका नाम है लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट इज अ काइंड ऑफ क्ले सॉइल, थोड़ी सी गीली सी, चिपचिपी सी, क्ले तरह की आप कह सकते हैं सॉइल होती है लेटराइट सॉइल। और ये सॉइल बनती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, यानी तेज धूप और तेज बारिश के फॉर्मेशन से ये बनती है एंड इट्स ऑल्टरनेट ड्राई एंड वेट पीरियड। तो जब आप समझ रहे हैं कि जब किसी एरिया में बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, उसके बाद उन दोनों ही कंडीशंस की स्कैरसिटी हो जाती है, खत्म हो जाती हैं, तो वो सॉइल जो है ड्राई होती है। जैसे आपने सुना होगा चटकने वाली जो मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट या लेटरिटिक सॉइल्स जो है इसको साउथ महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट्स इन केरला, कर्नाटक एंड एट प्लेसेस इन उड़ीसा, स्मॉल पार्ट्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड इन सब पार्ट्स ऑफ असम एंड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड इन वेस्टर्न वेस्ट बंगाल, पर्टिकुलरली इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट। तो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट तो फेमस ही है लेटराइट सॉइल यानी क्ले सॉइल के लिए। और वहीं पे यानी कि साउथ महाराष्ट्र, कहीं पे उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक एंड मेन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ पे ये लेटराइट सॉइल जो है पाई जाती है। बात करें क्रॉप्स की यानी फसलों की, तो कॉफ़ी और काजू, इन दोनों ही, कैश्यू, इन दोनों ही क्रॉप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिच कोशेंट सॉइल है laterite soil. This type of soil is unsuitable for agriculture due to the high content of acidity and inability to retain moisture। क्योंकि इस मिट्टी को इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल मिल चुका होता है कि इसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी या रिटेन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, जिस वजह से ये सॉइल बाकी और जो मेजर क्रॉप्स होती हैं भारत की उनके लिए सूटेबल नहीं होती है ड्यू टू द लैक ऑफ फर्टिलिटी। और अगर मेन क्रॉप्स की बात करें तो कैश्यू एंड कॉफी इज दी main crops, yeah, these are the main crops that actually this laterite soil holds on to it। अब हम बात करते हैं डेजर्ट सॉइल की। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, यानी
रेत का जो टीले होते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, दीज सॉइल्स इज मेनली फाउंड इन राजस्थान, हरियाणा एंड साउथ पंजाब, और सैंडी होती हैं ये नेचर में। इसका टेक्सचर जो है थोड़ा सा भुरभुरा होता है। In the absence of sufficient wash by rainwater, soil have become saline and rather unfit for cultivation. तो क्योंकि इसमें रेन वाटर जो है सफिशिएंट नहीं पहुंचा होता है, पानी नहीं होता, इस वजह से ये बिल्कुल सलाइन होती हैं और कल्टिवेशन के लिए जो है फर्टाइल नहीं होती, दे आर अनफिट फॉर कल्टिवेशन. In spite of that, cultivation can be carried on with the help of modern irrigation. हाँ, फिलहाल फिर भी कुछ चीज़ों का क्रॉप्स जो है इन पे उगाए जा सकती है ड्यू टू द टेक्निक्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मॉडर्न इरिगेशन के प्रोसीजर के थ्रू. Wheat, बाजरा, ग्राउंडनट यानी मूंगफली, these can be grown easily in the soil, or this type of soil is rich in phosphate and calcium but deficient in nitrogen and humus. ह्यूमस और पानी का क्वेश्चन तो वैसे भी ये रिटेन नहीं कर पाती है, इस वजह से ये डेफिशिएंट होती है इसमें. और अगर रिचनेस की बात करें तो फॉस्फेट और कैल्शियम का जो क्वेश्चन होता है इस सॉइल में बहुत रिच होता है. मेन आपको क्रॉप्स की हमने बात बता ही दी कि अगर वीट है, बाजरा है, ग्राउंड नट है, ये सब इस पे उगाया जा सकता है ओनली इफ वी टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न इरिगेशन. लास्ट सॉइल की बात करते हैं माउंटेन सॉइल की. तो अगेन हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि माउंटेन सॉइल विल बी इजीली फाउंड इन द एरियाज विद माउंटेन्स. सॉइल फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड्स ऑन द माउंटेन इज कॉल्ड माउंटेन सॉइल. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉइल आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड्स. जिस तरह से आप ऊपर हाइट बढ़ाते जाएंगे, इस सॉइल का जो कैरेक्टरिस्टिक मेन फीचर्स होते हैं वो बदलते जाते हैं. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज अनसुटेबल This type of soil is suitable for the cultivation of potatoes, fruits, tea, coffee, spices and wheat. मसालों की बात करें, फलों की बात करें, पोटैटो और चाय पत्ती, कॉफ़ी की बात करें, तो इस तरह के जो आपने देखा होगा कि चाय के बागान होते हैं, कॉफ़ी के बागान होते हैं, तो जितना हाई एल्टीट्यूड एरियाज होते हैं माउंटेन पे, वहीं पे इनकी खेती की जाती है. वाई? बिकॉज माउंटेन सॉइल इज रिच to be grown rich for the crops to be grown like टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस. तो इस तरह की क्रॉप्स के लिए ये सॉइल जो है बहुत रिच और फर्टाइल मानी जाती है. टाइप ऑफ सॉइल, अब इस तरह से हमने बात करी सारे ही 6 टाइप ऑफ सॉइल्स जो मेनली फाउंड किए जाते हैं भारत में, जिनका लोकेशन देखा जाता है, किस सॉइल में क्या खासियत है, कहाँ पे वो पाई जाती है, कौन से न्यूट्रिशन का जो क्वोशंट है उसमें रिच है, किस न्यूट्रिशन में वो पुअर है, उसमें कौन कौन सी मेन क्रॉप्स ग्रो करती हैं और कहाँ कहाँ पे किस किस नाम पे या किस किस जगह पे वो मेनली पाई जाती हैं. तो इस तरह से सारे ही डिटेल को हमने बहुत अच्छे से कोशिश की कि हम आपको एक्सप्लेन करें. अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द साइज पार्टिकल, क्योंकि हमने शुरुआत में ही बोला था कि कलर के अकॉर्डिंग और टेक्सचर के अकॉर्डिंग, ये 2 फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है डिस्टिंक्शन होता है टाइप्स ऑफ सॉइल में भारत में. तो अब हम बात करेंगे कि कितना सॉइल साइज है पार्टिकल्स का सॉइल पे. पहला टाइप है सैंडी सॉइल. पार्टिकल्स जो है बड़े होते हैं सैंडी सॉइल में और पार्टिकल्स कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर. तो सैंडी सॉइल जो होती है उसमें मिट्टी जो है वो थोड़ा सा बंध नहीं सकती आपस में. बंधने का इन द सेंस क्योंकि पार्टिकल्स छोटे नहीं होते, बड़े होते हैं एंड हेंस देयर इज इनफ स्पेस अमंग देम. इट्स नॉट फिट फॉर वेजिटेशन एज इट डज नॉट रिटेन वाटर. क्योंकि पार्टिकल्स छोटे नहीं होते तो पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो इस सॉइल में नहीं होती. हाउएवर मिलेट्स कैन बी ग्रोन ऑन सैंडी सॉइल. क्लेई सॉइल की बात करें तो पार्टिकल जो है बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, वेरी लिटिल स्पेस अमंग देम. इसी वजह से पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्लेई सॉइल की ज़्यादा होती है, जिससे वो चिकनी और गीली बनी रहती है. वाटर डज नॉट ड्रेन क्विकली थ्रू क्लेई सॉइल बिकॉज ऑफ लेस स्पेस अमंग पार्टिकल्स. सो क्लेई सॉइल इज नॉट वेल एरिकेट एंड रिटेन्स मोर वाटर. लोमी सॉइल की बात करें तो पार्टिकल्स आर स्मॉलर सैंड एंड लार्जर देन क्ले. यानी सैंडी सॉइल के मुकाबले पार्टिकल्स छोटे होते हैं, लेकिन क्ले सॉइल के मुकाबले पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े बड़े होते हैं. यानी मॉडरेट टाइप ऑफ पार्टिकल साइज होता है लोमी सॉइल में. लोमी सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल एंड सिल्ट. सिल्ट इज द डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया. Soil has the right water holding capacity and is well aerated. It is considered as the best soil for the growth of plants. तो अगर आप texture wise अगर distinction करें soil का, तो loamy soil जो है that is the best soil and that is the most fit soil for agriculture and cultivation of crops. तो इस तरह से हमने बात करी इम्पॉर्टेंट सॉइल की, किस तरह की मिट्टी भारत में पाई जाती है, कौन कौन तरह की मिट्टी होती है, क्या क्या उनके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं और उस किस तरह के पेपर्स में क्वेश्चन आपके इन सारे ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से बन के आ सकते हैं, इन पे हमने बात करी. उम्मीद करते हैं कि आप पूरा साथ अपना बनाए रखे होंगे हमारा
इस वीडियो के दौरान और हर लाइन को आपने बहुत अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे समझने की कोशिश की होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं फिलहाल आपसे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जारी रखें अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद डेली जीएस डोज एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल डेली जीएस डोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।